हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले टुडे, सेक्शन 43B(H), जो कि एक नया क्लॉज इंसर्ट हुआ है विथ इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2023। फाइनेंस एक्ट 2023 से ये एक नया क्लॉज इंसर्ट हुआ है, मतलब बेसिकली विथ इफेक्ट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 24-25 हमारे लिए जो ईयर एप्लीकेबल है। सो दिस इज रिलेटेड टू पेमेंट टू बी मेड to micro enterprises or small enterprises in respect of any purchases made from them. It can be, they can be manufacturer or they can be service provider. Now अगर आप अपनी मेन बुक में देखोगे तो उसमें ओल्ड प्रोविजंस थे जो आईसीआई के मॉड्यूल में ओरिजिनली आए थे, लेकिन वो चेंज हो चुके हैं। आईसीआई ने फिर उसमें रिवाइज्ड एडिशन लाया था। तो आपके जो अमेंडमेंट नोट्स हैं, अमेंडमेंट नोट्स आप लोगों को दिया था मैंने, तो अमेंडमेंट नोट्स में आ जाइए। अमेंडमेंट नोट्स में पेज नंबर 20 नहीं आ रहा है वहां पर, ये देखो बेटा, ये पीछे भेज दो, देखो ये चलेगा क्या, भेज दो, बोला भेजना आता है, ठीक है। यस, अमेंडमेंट नोट्स में देखिए पेज नंबर 20, इसमें आपको दिया है सेक्शन 43B का ये क्लॉज नंबर H के बारे में। तो सबसे पहले हमको ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है बेटा। देखिए इस पे बहुत चर्चा भी चल रही है अभी इंडस्ट्री में, क्योंकि नया नया इंसर्ट हुआ है, पेमेंट नहीं करेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्या है हमको ध्यान से देखना है। तो पेज नंबर 21 पे 20 पे आपको ये पूरा क्लॉज के बारे में दिया है, और पेज नंबर 21 पे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का डेफिनेशन दिया है कि भाई विच एंटरप्राइज इज कवर्ड एज माइक्रो एंड स्मॉल। वही चीज मैंने यहां पर आपके लिए एक समरी फॉर्म में ऑलरेडी बना के रख लिया है। देखिए माइक्रो एंटरप्राइज मतलब वो एंटिटी होती है जो मैन्युफैक्चरर है या तो सर्विस प्रोवाइडर है, जिसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट इज नॉट मोर देन ₹1 करोड़ एंड टर्नओवर इज नॉट मोर देन ₹5 करोड़। दोनों के बीच में एंड लिखा हुआ है, मतलब कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो माइक्रो एंटरप्राइज एक हो गया, या तो स्मॉल एंटरप्राइज। स्मॉल एंटरप्राइज को आप पेमेंट करते हो तो भी, उनसे आप कुछ परचेज करते हो तो भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, वेयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट मोर देन ₹10 करोड़ एंड टर्नओवर इज नॉट मोर देन ₹50 करोड़। मतलब बोल सकते कि 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है, तो वो माइक्रो में नहीं आएगा, वो स्मॉल में आए, बराबर। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो इन दैट केस वो मीडियम एंटरप्राइजेस में आ जाएगा, और ये वाला प्रोविजन मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अप्लाई नहीं होता है। ये प्रोविजन सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को अप्लाई होता है। लेकिन अब ये समझ लो कि यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं रेसिपिएंट अगर ये है तो, मतलब कि इनको हम लोग पेमेंट अगर टाइम से नहीं किए तो हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। हमारी एंटरप्राइज कोई भी हो सकती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट प्रोविजन। क्या दिया है आपको, एनी सम पेएबल बाय द असेसी टू अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। एक्ट का नाम है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, लेकिन ये प्रोविजन अप्लाई हो रहा है सिर्फ किसको, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज। ओके, वेयर द सम इज पेएबल टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज। तो माइक्रो एंटरप्राइज के लिए क्या बोला है, 1 करोड़ से ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए एंड टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल के लिए क्या बोला है, 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए एंड टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है। तो ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं, या तो आप माइक्रो को पेमेंट करने के लिए लायबल हो या तो स्मॉल एंटरप्राइज को पेमेंट करने के लिए लायबल हो, जो कि मैन्युफैक्चरर हो सकती है या तो सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, तो आपके ऊपर में ये वाला क्लॉज अप्लाई हो जाएगा, सेक्शन 43B क्लॉज नंबर H। अब क्या लिखा है कि आपने अगर पेमेंट ये टाइम लिमिट के बियॉन्ड किया, बियॉन्ड द टाइम लिमिट एज स्पेसिफाइड इन सो एंड सो एक्ट, तो फिर डिडक्शन विल बी अलाउड ओनली इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच सच सम इज एक्चुअली पेड। मतलब जब भी ये सम एक्चुअली पे करेंगे तभी डिडक्शन जो है वो अलाउ होगा। तो आप देख सकते हो यहां पर आपको सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट में लिखा है कि टाइम लिमिट है क्या। अभी तक नॉर्मली सेक्शन 43B में हम लोग टाइम लिमिट क्या मानते थे, कब तक के पेमेंट कर दिया तो चलता था, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, लेकिन वो तो पेयर के एंगल से होता था, मतलब कि असेसी के एंगल से होता था। अब यहां पर अलग चीज है, यहां पर द टाइम लिमिट इज एज पर सेक्शन 15 ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। इसमें लिखा है
सेक्शन 15 पहले हम लोग वर्डिंग्स पढ़ते फिर उसकी समरी देखते क्या है. दिस सेक्शन mandates the payment of goods or services to supplier being a micro or small enterprises by the buyer. Payment of goods or services to the supplier. सप्लायर कौन होना चाहिए? माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस. तो ये जिसकी बात कर रहे हैं ये सप्लायर है जिसको हम पे करने के लिए लायबल है. ओके, बाय द बायर. पेमेंट जो करेगा वो कौन करेगा? बायर. असेसी सप्लायर है कि बायर है? बायर है जो पेमेंट कर रहा है, जिसके द्वारा सम पेएबल है, जिसको डिडक्शन मिलेगा या तो कुछ कारण से नहीं मिले. सो ऑन और बिफोर द डेट अग्रीड अपॉन देम इन राइटिंग. सो दे शुड हैव अग्रीड अ डेट इन राइटिंग. दोनों ने अगर अग्री किया है तो दैट इज एज पर द रिटन अग्रीमेंट विच कैन नॉट बी मोर देन 45 days फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज बाय अ बायर फ्रॉम अ सप्लायर. मतलब कि इफ द टू पार्टीज हैव agreed in written what they have agreed about the payment date, which payment date cannot be, payment date क्या नहीं हो सकती है? cannot be, agreed date cannot be beyond 45 days. It can be less than 45 days. Like we can agree कि हम 7 days में पेमेंट करेंगे या हम 20 days में पेमेंट करेंगे, whatever. 45 से ज्यादा अग्री कर ही नहीं सकते, ऐसा लिखा हुआ है. And if there is no such written agreement, अगर रिटर्न अग्रीमेंट है ही नहीं तो फिर पेमेंट शैल बी मेड बिफोर द अपॉइंटेड डे दैट इज विद इन 15 days. अगर कुछ रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है तो क्या, तो 45 नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? 15 days. इज दैट ओके? मतलब रिटर्न अग्रीमेंट 45 days या उससे कम का हो सकता है, ठीक है, लेकिन रिटर्न अग्रीमेंट ही नहीं बनाया तो 15 days मान लिया जाएगा एज द अपॉइंटेड डे. तो तब तक की पेमेंट कर देना है. फिर लिखा है if the sum payable by the assessee to a micro or small enterprise is paid as per the written agreement maximum within 45 days, उसी को simple words में लिखा है, or within 15 days in case of no agreement deduction can be claimed on accrual basis even if mercantile basis of accounting is followed, even if it is made in the next financial year. खास करके ये जो पार्ट ऑफ द ईयर में हम लोग है when the financial year is ending, तो यहां पर हमको इस ट्रांजेक्शन में ध्यान देना है. मान लो आपकी ट्रांजैक्शन सितंबर मंथ में हुई थी जिसका पेमेंट आपने नवंबर दिसंबर में किया था तो चलता है क्योंकि पेमेंट तो हो गया ना विद इन द फाइनेंशियल ईयर. क्योंकि क्या लिखा है? डिडक्शन कब मिलेगा? जब वो पे हुआ. अगर उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर पे हो गया, भले ही 45 days या 15 days के बाद हुआ तो चलता है. अगर उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर पे हो गया तो प्रीवियस ईयर 23-24. बट यहां पर मेन कंसर्न है अबाउट द बॉर्डर लाइन केसेस. मतलब कि जो मार्च मंथ जब खत्म होने में आ रहा है तो तब आपने या फरवरी के सेकेंड हाफ के बाद में आपने कोई परचेस किया है माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से और उसका पेमेंट आपने अग्रीड टाइम लिमिट के अंदर नहीं किया. अग्रीड टाइम लिमिट क्या हो सकती है? अप टू मैक्सिमम 45 days और एज में भी अग्रीड. और अगर अग्री ही नहीं किया तो 15 days. पेमेंट अगर आपने उस टाइम लिमिट के अंदर नहीं किया लेकिन फिर भी अगर प्रीवियस ईयर में ही कर दिया, एग्जाम्पल अगर 20 फरवरी को परचेस किया था और अग्रीड कुछ नहीं था तो 15 दिन के अंदर पेमेंट करना था, मतलब से अप्रोक्सीमेटली 5 मार्च होगा कि क्या होगा? 6 मार्च. 20 से 29 फरवरी 9 दिन हो गए, उसके बाद 6 दिन तो 15 दिन, 6 मार्च. लेकिन पेमेंट कर दिया से 12 मार्च को, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि पेमेंट उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो गया है, डिडक्शन मिल जाएगा. डिडक्शन कब नहीं मिलेगा? अगर पेमेंट 31 मार्च तक नहीं किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. सो 20 फरवरी वाला केस खास अफेक्ट नहीं हुआ अगर पेमेंट इन एनी केस 31 मार्च उसके पहले हो जाता है तो. लेकिन मान लो यही सेम कॉन्ट्रैक्ट जो था ये 20 मार्च का था, 20 मार्च के लिए ड्यू डेट क्या आ जाएगी? 4 अप्रैल है ना. 20 से 11 days मार्च के और 4 days अप्रैल के. अगर 15 days मान के चल रहे तो पेमेंट अगर 4 अप्रैल, 3 अप्रैल, 2 अप्रैल वगैरह कर दिया तो डिडक्शन प्रीवियस ईयर 23-24 में मिल जाएगा इन द ईयर इन विच द एक्सपेंस वॉज बुक्ड एज पर अक्रूअल बेसिस. डिडक्शन मिल जाएगा भले ही पेमेंट नेक्स्ट ईयर में किया. नेक्स्ट ईयर में कितने समय के अंदर कर दिया? टाइम लिमिट के अंदर कर दिया तो फिर चलेगा. लेकिन अगर इस साल तो पेमेंट किया ही नहीं है 31 मार्च तक, अगले साल भी 4 अप्रैल के बाद किया तो डिडक्शन कब मिलेगा? अगले साल. इस साल डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगा. ये लिखा है. However, if the sum payable by the assessee to a micro or small enterprise is not paid as per the written agreement or within 15 days in case of no agreement, then the deduction would be allowed in the previous year when it is actually paid. मतलब अगर अगले साल पे किया 24-25 में तो तब डिडक्शन मिलेगा. अगर उसके बाद पे किया
जब भी पे किया तो दिस इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, बिकॉज दीज आर नॉट बिग कंपनीज और बिग एंटिटीज, इनके पास में कोई बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं है, बहुत ज्यादा लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर पाएंगे, तो इन लोगों का 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, 5 करोड़ के नीचे का टर्नओवर है. सो दीज एंटरप्राइजेस आर सपोज टू बी पेड विद इन द अग्रीड टाइम लिमिट और 15 days इफ देयर इज नो सच अग्रीमेंट. समझ रहे हो? तो ये लिखा है. आपको छोटा सा एग्जांपल दिया, उसके बाद मैं आपको बहुत सारे केसेस करवाता हूं. देखिए एग्जांपल दिया है, मिस्टर ए ने परचेज किया था गुड्स 10,000 रुपीज के फ्रॉम ए एन कंपनी. ये दूसरी एंटिटी है. मिस्टर ए इज अ सेपरेट पर्सन, ए एन कंपनी इज अ माइक्रो एंटरप्राइज. ऑन 1st March परचेज किया. एज पर द रिटन अग्रीमेंट बिटवीन देम द पेमेंट हैज टू बी मेड बाय 5th April. कैन दे अग्री अबाउट 5th April? कैन दे अग्री? Yes, because this lies within the period of 45 days. अब देखो 1st March से 45 days गिनोगे तो 15th April के आसपास जाएगा. तो 5th April अग्री किया है, इट्स ओके. ए फॉलोज अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ए को डिडक्शन चाहिए उस खर्चे का. उसने परचेज तो कर लिया है मार्च महीने में, बट पेमेंट के लिए अग्री किया 5 अप्रैल को करूंगा. तब पेमेंट अगर वो समझो मार्च मंथ में ही कर देता है, 31 मार्च तक कर देता है, तो फिर तो बेस्ट है, कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि पेमेंट इज मेड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ. पेमेंट अगर 2 अप्रैल को करता है फॉर एग्जांपल, तो फिर डिडक्शन कब मिल जाएगा? प्रीवियस ईयर 23-24 में, इस साल ही. क्यों? क्योंकि अग्रीड डेट के पहले कर दिया. 45 डेज नहीं, अग्रीड डेट के पहले. एक बार डेट अग्री कर दिया तो वो लॉक हो जाएगी. और अगर पेमेंट 20 अप्रैल को किया तो डिडक्शन नेक्स्ट ईयर में मिलेगा इन द प्रीवियस ईयर 24-25 ईयर ऑफ पेमेंट. डिडक्शन हमेशा के लिए डिसअलाउ नहीं हो जाएगा, जिस साल पेमेंट करेंगे तब मिल जाएगा. मान लो यहां पर पेमेंट 10th अप्रैल को करता था, तो क्या होता था? नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उन्होंने अग्री क्या कर लिया था 5th अप्रैल. 10th अप्रैल को किया तो द डिडक्शन विल बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट ईयर. अगर पहले से अग्री करते थे 10th अप्रैल की डेट या 12th अप्रैल ऐसी कोई डेट, तो फिर ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि वो फिर भी 45 डेज के अंदर आ रही है. लेकिन अगर अग्री डेट के बाद पेमेंट किया है और वो भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो डिडक्शन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा. सो सिंपल वे में बोला जाए तो ये है इसका कॉन्सेप्ट. अब इसके कुछ एग्जांपल्स केसेस वगैरह आपको बता देता हूं. पहले ही चार्ट देख लीजिए, ये आपको समझ चुका है. इफ पेड अप टू अग्रीड डेट और 15 डेज. अग्रीड डेट क्या हो सकती है? मैक्सिमम 45 डेज आफ्टर एक्सेप्टेंस और विद इन 15 डेज if there is no written agreement, then deduction is allowed on accrual basis, means in the previous year when the expense is incurred, है ना, भली आपने पेमेंट बाद में किया, अग्री डेट के अंदर हो जाना चाहिए. if paid later means after the agreed date or after the period of 15 days if there is no agreement, then deduction is allowed in the year of payment. सिंपल ये प्रोविजन है. समझ आ रहा है क्या? अब इसके अलग अलग केसेस है आपके लिए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो पूरा ही क्लियर हो जाएगा. लेट अस सी. डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स. ओके, 15 जून को गुड्स एक्सेप्ट किया, मतलब फाइनेंशियल ईयर के वेल विद इन 15 जून, पहले के 3 महीने में. अग्री डेट ऑफ पेमेंट वाज 5th जुलाई. आपने ध्यान देना चाहिए कि अग्री डेट 45 डेज के अंदर होना चाहिए. ठीक है. अब इफेक्टिव डेट क्या देखना है पेमेंट के लिए? क्या देखना चाहिए? इफेक्टिव डेट, मतलब पेमेंट के लिए कौन सा डेट होना चाहिए? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 5th जुलाई. अब उन्होंने एक्चुअल पेमेंट लेकिन 10 दिसंबर को किया, 5 जुलाई तक नहीं किया, तो आपने वो डेट का तो वायलेशन किया, तो डिडक्शन कब मिलेगा? जिस साल पे किया उस साल. किस साल पे किया आपने? 23-24 में किया, तो डिडक्शन विल बी अवेलेबल इन द प्रीवियस ईयर 23-24. तो ये केस में फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इन एनी केस डिले भी किया तो भी 31 मार्च के पहले तो पेमेंट कर दिया. राइट. अब अगर ये मान लो 31 मार्च से भी आगे बढ़ता था, नेक्स्ट वाला केस वही है, तो देखो अगेन इफेक्टिव डेट तो सेम है, 5th जुलाई तक पेमेंट करना था, ऐसा अग्री किया था, लेकिन पेमेंट किया 10th अप्रैल 2024 में, तो फिर डिडक्शन इज अलाउड इन द प्रीवियस ईयर 24-25. डिडक्शन इज नॉट अलाउड इन द प्रीवियस ईयर 23-24, बिकॉज आपने इस साल पे ही नहीं किया. ठीक है. एंड अग्री डेट तो कब के निकल चुके हैं. समझ रहे क्या? कुछ आप नहीं समझ रहे, वो आपको ऐसे टच कर रही है, क्योंकि वो आपको भी दिख रहा था ना, ब्लैंक एकदम ऐसे देख रही, क्या हो क्या रहा है. कुछ समझा क्या? देखो, अगर पेमेंट आपने उस साल के अंदर ही कर दिया तो फिर तो बात ही खत्म.
उस साल के बाद किया तो हमेशा नहीं है कि 24 25 लिखूंगा, यहां इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये डेट के काफी बाद ही हो रही पेमेंट। नेक्स्ट केस देखिए, 15 जून को गुड्स एक्सेप्ट किया था, 15 सितंबर को अग्री डेट ऑफ पेमेंट थी, तो पहली बात तो ये 3 मंथ्स हो ही नहीं सकता है, दिस शुड हैव बीन 45 डेज। तो हम लोग इफेक्टिव डेट 15 सितंबर देखेंगे, क्या देखेंगे, 45 डेज देखेंगे। 15 जून में 45 डेज ऐड कर दीजिए, 15 जून प्लस 45 डेज, जून के 15 दिन और जुलाई के 30 दिन, सो 30th ऑफ जुलाई, दिस विल बी द इफेक्टिव डेट। बट फिर भी पेमेंट 15 सितंबर को ही किया, तो आपने भले ही वो डेट तो वायलेट किया, लेकिन फिर भी जिस साल पेमेंट किया उस साल डिडक्शन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर 23 24। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट केस, 10th मार्च को हमने गुड्स परचेज किया, एक्सेप्ट किया, 25 मार्च अग्रीड डेट थी, इज इट पॉसिबल टू अग्री सच अ डेट? पेमेंट 28 मार्च को किया, डेट कौन सा चेक करना चाहिए, 25 मार्च देखना चाहिए, वो डेट तो वायलेट हो गई, पेमेंट कब किया, 28 मार्च को, तो अब डिडक्शन कब मिलेगा, प्रीवियस ईयर 23 24। भले ही वो डेट के बाद पेमेंट किया बट फिर भी 31 मार्च तक के कर दिया है, क्यों, 28 मार्च 2024 को पेमेंट कर दिया, डेट तो मिस हो गई, सो डिडक्शन विल बी अवेलेबल इन द ईयर ऑफ पेमेंट, है ना। देखो, इफ पेड अप टू डेट, नो, ये यहां पर नहीं जाएंगे, पेड लेटर, यस, बट लेटर में जिस साल पे किया उस साल दे दो, तो यहां पर दोनों रूट से जाते थे तो 23 24 में ही डिडक्शन मिलता था, क्योंकि लेट भी किया लेकिन कब तक कर दिया, 23 24 में कर दिया। मंथ पे ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं क्या? देन हाँ, 31 को किया तो भी चलेगा, क्योंकि 31 मार्च भी तो उसी ईयर का लास्ट डेट है ना। हाँ बोलिए बेटा, क्यों इसमें, यहां पर क्यों 24 25 होगा, जरा देख के बताइए, क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? 31 मार्च तक के कर दिया, आप सिर्फ ये डेट से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा अरे डेट मिस हो गई, अग्री डेट मिस हो गई, फिर डिडक्शन 43BH के हिसाब से नहीं मिल रहा है, लेकिन कब मिल रहा है, जब पेमेंट किया तब मिल रहा है, ठीक है ना। तो पेमेंट कब किया, मार्च 2024 में कर दिया, मार्च 2024 तो 23 24 में आता है ना, गलती से अगर ये डेट अप्रैल रहती थी तो फिर मिलता था 24 25, वो भी केस आएगा। और ये 10 के बाद आपके भी दिमाग में कोई केसेस आते तो आप मुझे बताना, वो देखेंगे हम। 10th मार्च को गुड्स एक्सेप्ट किया, 25 मार्च अग्री डेट ऑफ पेमेंट थी, जो कि हो सकता है अग्री, तो कौन सी डेट चेक करना चाहिए, 25 मार्च, ठीक है। अब वही केस आ गया, 10 अप्रैल को पेमेंट किया तो प्रीवियस ईयर 24 25। सो अब यहां पर आप ये लॉजिक मत लगाना, सर लेकिन पेमेंट तो 30 दिन में कर दिया ना, 45 डेज के अंदर कर दिया, नथिंग डूइंग, आपने पहले अग्री किया था रिटर्न अग्रीमेंट के साथ में कि 25 मार्च तक पेमेंट कर देंगे, वो डेट निकल गई तो मतलब सेक्शन 43BH लागू हो जाएगा। सो इन दैट केस डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल इन दिस ईयर राइट नाउ, पेमेंट कर देंगे, इसके बाद भी पेमेंट कर दिया रहता था 31 मार्च तक तो डिडक्शन मिल जाता था एज पर द प्रीवियस केस, लेकिन उसके भी बाद पेमेंट किया, कब किया, 10 अप्रैल को, तो डिडक्शन कब मिलेगा, इन 24 25। अगर ये बाय चांस 10 अप्रैल 2025 होता था तो 25 26 में मिलता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोला कि डिडक्शन डिसअलाउ ही हो जाएगा, जब भी पेमेंट करेंगे तब डिडक्शन मिलेगा। एंड कभी अगर पार्शियल पेमेंट किया, पार्शियल नहीं किया तो पार्शियल डिडक्शन मिलेगा, जितना नहीं किया उतना बाद में। सो दिस इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, लॉजिक समझ रहे हैं। देन 10th मार्च गुड्स परचेज किया, 10 अप्रैल अग्री किया था, अग्री कर सकते हैं कैसा, अपन ने जो बुक का क्वेश्चन देखा वो भी सिमिलर ही था, एग्जाम्पल जो था, 10 अप्रैल अग्री किया तो आपने डेट कौन सी चेक करना चाहिए, 10 अप्रैल चेक करना चाहिए, राइट। और अब पेमेंट उन्होंने उस डेट के पहले कर दिया, भले ही अगले फाइनेंशियल ईयर में किया, तो डिडक्शन कब मिलेगा, 23 24, डिडक्शन विल बी अलाउड ऑन अक्रूअल बेसिस, ओके, इवन इफ द पेमेंट इज मेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23 24। ये समझा क्या, 10th मार्च 10th अप्रैल, समझ गया, 10th मार्च को गुड्स परचेज किया, 10th अप्रैल अग्री किया, इफेक्टिव डेट क्या देखना चाहिए, 10th अप्रैल। अब एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट इज 12th अप्रैल,
तो फिर आपने इफेक्टिव डेट के बाद पेमेंट किया, तो जब भी क्या उस ईयर में मिलेगा। वो ईयर कौन सा है? 24-25, प्रीवियस ईयर 24-25। तो जब ये आपको स्लाइड मिलेगी, केसेस मिलेंगे, तो अगेन घर पे ये 2 कॉलम ब्लैंक रख के खुद से ट्राई कर लेना एक बार, है ना, आज या कल जब भी टाइम मिलता है, सो दैट ये क्विकली आपका रिवाइज हो जाए। एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन बिकॉज इट्स रिसेंटली इंसर्टेड एंड ये बहुत वाइडली एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि हर एंटरप्राइज माइक्रो या स्मॉल नहीं रहेगी, लेकिन परचेज तो माइक्रो या स्मॉल से कुछ ना कुछ करे होंगे ना, तो इसलिए। देन 10th मार्च को गुड्स एक्सेप्ट किया, अग्री डेट ऑफ पेमेंट था ही नहीं, कुछ अग्री नहीं किया, तो क्या पकड़ेंगे? 15 डेज, अपॉइंटेड डे। सो ये क्या पकड़ेंगे हम लोग? 25 मार्च 2024। सो और एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट है 2 अप्रैल, तो प्रीवियस ईयर 24-25 में। डिडक्शन इस साल नहीं मिलेगा 23-24 में, कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर 24-25 में। समझ रहे क्या? पक्का? देन 10th मार्च अग्री डेट ऑफ पेमेंट 10th जून। इतना ज्यादा अग्री नहीं कर सकते आप, ये तो 3 मंथ्स हो गया, तो 45 डेज अग्री कर सकते ज्यादा से ज्यादा। तो देखो ऐसे केस में तो ये अग्रीमेंट ही गलत हो जाएगी वैसे तो, लेकिन चलो अपन 45 डेज मान लेते हैं, मैक्सिमम 45 डेज कैन बी अग्रीड। तो 10th मार्च प्लस 45 कितना होता है? मार्च के 21 डेज प्लस अप्रैल के 24 डेज। समझ रहे क्या? तो 24th ऑफ अप्रैल, ये डेट से चेक करना है, ये समझिए आप। 10th जून जो लिखा है अग्रीमेंट में वो कोई काम का नहीं है, इट कैन नॉट बी बियॉन्ड 45 डेज। तो 10th जून, और ये क्या है? एक्चुअल डेट 9th जून। भले ही आपने अग्रीमेंट में जो लिखा था उसके हिसाब से तो 9 जून को कर दिया, बट इतना आगे का अग्री नहीं कर सकते। 24th अप्रैल इज द इफेक्टिव डेट टू बी सीन। उसके बाद पेमेंट क्या है, तो डिडक्शन कौन सी ईयर में मिलेगा? प्रीवियस ईयर 24-25। इस वाले केस में कब तक पेमेंट करते थे तो डिडक्शन 23-24 में मिल जाता था? 24th अप्रैल तक, है ना, 24th अप्रैल तक करते थे तो डिडक्शन मिल जाता था, सचिन के जन्मदिन तक। देन 25 मार्च को गुड्स एक्सेप्ट किया एंड 25 जून अग्री किया, फिर वही बात 3 महीने का टाइम लेके बैठ गए, तो क्या करना चाहिए? 45 डेज। कितना होता है? 25 मार्च से 45 डेज, 19th अप्रैल, 9th मई गिन लिया क्या बराबर? मार्च के 6 दिन, अप्रैल के 30 दिन और मई के 9 दिन, करेक्ट। 9th मई तक पेमेंट कर दिया रहता तो चलता था, इन्होंने कब किया? लेकिन पहले ही किया है, 8 अप्रैल को ही किया है, तो अब डिडक्शन कब मिलेगा? प्रीवियस ईयर 23-24। सो दिस इज द प्रोविजन। बताइए इजी, मीडियम, हार्ड? इजी प्रोविजन है, बस छोटी सी बातों का ध्यान रखना है ना। बहुत कम टाइम लगा, कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने एकदम कम समय में बता दिया, लेकिन फिर एग्जांपल्स था इसमें थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। इसको रिवाइज अच्छे से करना है।